नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज एक आपको खास चीज पे बात करना है, खास चीज आपको बतानी है। बहुत सारी अफवाह चल रही हैं, बहुत सारे मिथ हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जानकारी न होने के कारण बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं, वो भ्रमित हो जा रहे हैं, भ्रम में आ जा रहे हैं। उनको YouTube पे कहते हैं सर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है, किसी में कहते हैं जेल हो जाएगी, आप कहते हैं जेल नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे भ्रम हो गए हैं बहुत सुनी सुनाई बातों पे कि लोन, जैसे कि लोन डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। बहुत सारे हमारे पास फोन आ रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं सर YouTube पे ऐसे ऐसे चैनल हैं जो बताते हैं जेल हो जाएगी, उससे हमें डर लगता है। तो पूरी ये बताइए, एक डाउट आपका क्लियर करना चाहते हैं कि आपके डाउट को क्लियर कर जाए। पुलिस का, जेल का डर समाप्त कैसे होगा? आपका डर समाप्त कैसे होगा? पुलिस का डर कैसे समाप्त होगा? कोई YouTube पे बता रहा है कि बहुत बहुत गलत सलाह देने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग सलाह दे रहे हैं जो आज तक कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखे तक नहीं है। देखने की बात कर रहा हूं, करने की तो बात ही छोड़ो। एडवोकेट हैं ही नहीं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं, कोट भी पहन ले रहे हैं, ब्लैक कोट भी पहन ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं आपको। और पता चल रहा है सच्चाई की वो तो एडवोकेट हैं ही नहीं। कोई एडवोकेट का, उनके पास कोई सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट नंबर या फिर COP नंबर कुछ भी है ही नहीं, और ज्ञान दे रहे हैं। जो कोर्ट में आज तक कभी जज साहब के सामने बहस तक नहीं किया, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भ्रम जो पैदा किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो इससे बचने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसीलिए मैं आपको सही जगह पे सही सलाह, किसी एडवोकेट से बात करिए जिसे उसकी जानकारी हो। क्योंकि हमारे क्लाइंट का ऐसे ही फोन आ गया, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए, अब हमारे क्लाइंट थे, उनका फोन आ गया, कलकत्ता के थे, काफी डरे हुए थे। कह सर, उन्होंने मेरे चैनल का नाम भी बताया, चैनल का नाम भी बताया, तो एडवोकेट अपने आप को बता रहे हैं। तो सच्चाई पता चला तो माने वो सच्चाई पता चला तो एडवोकेट है ही नहीं। अभी तक तो लॉ की डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक लॉ की डिग्री ही कंप्लीट नहीं, और बता रहे हैं मैं एडवोकेट। तो पहले तो भ्रम से बचिए, फर्जी से बचिए। कोई भी कोट पहन के बैठ जा रहा है, वो बता दे रहा है कि मैं एडवोकेट हूं, तो पहले तो सच्चाई जान लीजिए, वो रियल में एडवोकेट है भी कि नहीं। सच्चाई तो ये पहले पूछ लीजिए। अगर आप उनके क्लाइंट हैं, अगर आप उनके क्लाइंट हैं, आप मेरे क्लाइंट हैं, आप हमसे पूछें सर आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, मैं बताऊंगा। सर आपका कहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल होनी चाहिए। कोई भी आया कोट पहन के बता दिया मैं एडवोकेट, मैं एडवोकेट कहने से आप एडवोकेट? एडवोकेट ऐसे नहीं होते। अगर आप एडवोकेट हैं, आपका क्लाइंट है, तो आप अपने क्लाइंट को बताने चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बात किया, बताया सर एक YouTube पे हमें मिले हुए थे, अपना नाम बता रहे थे। अब नाम तो नहीं ले सकते, YouTube चैनल है तो ऐसे नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने बताया सर ऐसे, वो तो कह रहे थे मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन बाद में पता चला, तो मैंने कहा बताया कौन था, नाम भी बताया। तो मैंने कहा ये एडवोकेट तो नहीं है, ये फर्जी एडवोकेट है। जैसे होता है ना, कोट पहन के कोई भी आकर के भाषण देने लगता है, अपने ज्ञान बांटने लगता है। अरे कभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग, कभी कोर्ट में गए नहीं और आप एडवोकेट बता रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। तो फर्जियों से बचिए। एनरोलमेंट नंबर मांग लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर आप एडवोकेट हैं तो एनरोलमेंट नंबर होगा, COP नंबर होगा, तब तो जानिए कि आप एडवोकेट है। अगर आपके तो उन्होंने उनको कुछ चार्ज वगैरह किए थे, फीस वगैरह जो भी पे किए थे, उसके बाद उनसे बात किए तो पता चला कि आप बताइए आप सर आप क्या एडवोकेट है। उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा था नहीं। सच्चाई पता चली कि वो तो एडवोकेट ही नहीं। जब उनको उन्होंने केस दिया कि सर ये केस है, इस पे बेल करानी है, तो पता चला बेल कराने के नाम पे जब हमारे जो क्लाइंट थे वहां पे गए, तो कह रहे हैं अरे ये तो एडवोकेट ही नहीं है। वो अपने किसी के पास, जैसे एजेंट होते हैं कमीशन बेस पे, वो जा करके किसी से पूछ रहा है सर बेल करानी है, सर बेल करानी है, तो कोर्ट में जाके घूम रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। तो ऐसे फर्जियों से बचिए, और अफवाहों से, उन्हीं लोग के द्वारा फैलाए गए गलत अफवाहों के कारण, उन्हीं के द्वारा गलत अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं, उन्हीं के कारण ऐसी ऐसी भ्रामक चीजें आ रही है कि जेल हो जाएगा। क्या आपको लगता है आप 5,000 का, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख का लोन लिए हैं
और डिफॉल्ट हो गए हैं तो जेल जाना पड़ेगा। आपको लगता है पुलिस केस होगा? आपको लगता है क्या भारत में करोड़ों लोग डिफॉल्टर हैं? भारत में करोड़ों लोग डिफॉल्टर हैं, तो क्या उन्हें जेल में रखने के लिए जगह है? जेल में रहता कौन है? देखिए, आप देखिए, लोन लिया है, डिफॉल्ट हो गया, जेल हो जाएगी, ऐसा हुआ है? आपने सुना है कि हाँ लोन लिए और एफआईआर हो गया, आपके नाम पे जेल हो गई, एफआईआर हो, ऐसा सुने हैं? कभी देखे हैं? कभी हुआ है कि आपने लोन नहीं दिया, एफआईआर हो गई? ऐसा नहीं होता है। संविधान सबके लिए पूरे इंडिया में समान है। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए अलग है तो दिल्ली के लिए अलग है, कलकत्ता के लिए अलग है, मुंबई, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में एक ही संविधान है। तो जो धाराएं हैं उसमें एक ही है। तो किसी भी ऐसे आपके लिए जेल में रहता कौन है? चोर रहते हैं, बदमाश रहते हैं, गैंगस्टर रहते हैं, रेपिस्ट रहते हैं, मर्डर किए हुए रहते हैं। ये लोग के लिए जेल बनाया गया है, आपके लिए नहीं। कि आपकी अचानक आपकी समस्या हो गई, आपकी नौकरी चली गई, आप लोन की ईएमआई नहीं डिफॉल्ट हो रहे हैं, आपको एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, आप लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, आप लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन में आपको जेल हो जाएगी? हो जाएगी जेल। आपको लगता है कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जब स्थिति अच्छी थी तब बैंक ने लोन दिया, आज स्थिति खराब हो गई, नहीं दे पा रहे हैं, तो जेल हो जाएगी। और कुछ यूट्यूब पे ऐसे अफवाहें चल रही हैं, अफवाह उड़ाते रहते हैं, जेल हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिए हैं, पर्सनल लोन नहीं दिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिए हैं, आपको 2 साल की जेल होगी, 3 साल की जेल होगी। क्या कुछ भी बना देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि जेल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ, ये भ्रम से बचिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट और मेरे सब्सक्राइबर को मैं कभी गलत गाइड नहीं होने दूंगा, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता होने चाहिए। आपको अपने राइट्स जानते रहिए, अपने अधिकार जानते रहिए। अगर आप अपने राइट्स या अपने अधिकार नहीं जानते हैं तो कोई भी आपको परेशान कर सकता है ना। कोई भी आपको परेशान कर सकता है, कोई भी कुछ भी बातें बोल के आपको डरा सकता है। तो डरे नहीं। अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को इतना फैला दीजिए कि उस फर्जियों के पास भी पहुंच जाए ये वीडियो, जो आज तक कभी बेल नहीं कराए हैं और बेल बता रहे हैं कि बेल होती है, नहीं जेल होती है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कोर्ट में गए तक नहीं है। इतनी अचरज की बातें होती है, बाप रे बाप, एकदम हद कर देते हैं ये लोग। तो माने इतना हद तक कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो फर्जियों से बचिए। पहला बात, फर्जियों से बचिए। गलत भ्रामक जो भ्रम फैला है उस भ्रम से दूर रहिए। और आप सही जगह पे हैं कि नहीं पहले इसको डिसाइड कर लीजिए। सच्चाई कौन है, सच्चा कौन है, इसको डिसाइड कर लीजिए। ऐसे नहीं, देखिए हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं, धमकियां भी 1 बार 2 बार फोन पे आई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि आपका मैं चैनल बंद करवा दूंगा। ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, चैनल बंद करवा देंगे, चैनल बंद करवा देंगे, आपके 90 दिन का समय होता है, ये होता है, कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक मार देंगे, चैनल खत्म हो जाएगा, आपके चैनल से मुझे दिक्कत हो रही है, आपके रिकवरी एजेंट से कोई डर नहीं रहा है। ऐसे ऐसे फोन आते हैं। तो उनको मैं आज भी बता दूं, एक बार मैंने अगले बार भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, ये चैनल मेरा है, किसी के बाप का चैनल नहीं है, ठीक है। तो मैं उसी को चेतावनी दे रहा हूं जो बोला है, जो मुझे बोला है उसी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि होश में आ जाइए, होश में आ जाइए। यशवंत यादव एडवोकेट रियल है, फेक नहीं है। और जिसको जो अच्छा, कुत्ते भौंकने वाले अलग होते हैं और काटने वाले अलग होते हैं, और जो भौंकता है ना वो काटेगा नहीं, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि वो भौंक के गया, भौंका, जो भौंक दिया वो क्या काटेगा? जिसको काटना होता है ना वो भौंकता नहीं है। तो वही फर्जी वाले हैं। तो डरने घबराने की उनसे हमें जरूरत नहीं है। मैं इनसे ऐसे फर्जियों से नहीं डरने वाला हूं। मैं अपना राइट्स है, जो अधिकार है, जो संविधान में नियम है, उसी को बता सकता हूं ना। एक एडवोकेट वही बताएगा। और जो दूसरों के पीछे पड़ा रहेगा, चैनल बंद करवा देंगे, स्ट्राइक करा देंगे, कॉपीराइट लगा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, 90 दिन में चैनल बंद हो जाएगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं, एडवोकेट हूं, जबरदस्ती की भाषा। अरे हो कि नहीं ये तो क्लियर ही नहीं है आज तक। तो एडवोकेट हो भी कि नहीं ये तो क्लियर ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भ्रम फैलाने वाले, अब क्या बताएं, चूतियों से दूर रहिए। बहुत सारे बेवकूफ टाइप के होते हैं जिनके ज्ञान नहीं होता, वो भी ज्ञान। तो अब चलिए छोड़िए सब। अच्छा, ये सब तो हमारे टॉपिक का बात नहीं, उसको साइड में करिए। अब आ जाते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है आप लोग को। पैसे के मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती है।
एक ऐसा करिए, आप पेपर पेन लीजिए, पहले आप लोग को आज पेपर पेन लीजिए, क्लियर करिए, लिखिए पहले, क्योंकि आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं ना, आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए पेन से, और जो मैं कह रहा हूं लिखिए उसको। पैसों के मामले में पुलिस की भूमिका नहीं होती। आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में, कहीं पे आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको एक बार नहीं कई बार समझा चुके हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर करा के दिखाइए। आपके ऊपर कोई एफआईआर कराता है तो एक कॉपी मुझे दीजिए कि सर मैंने लोन की ईएमआई नहीं दिया और मेरे नाम पे एफआईआर हो गया। कोई भी एक प्रमाण दीजिए आप कि मैंने लोन नहीं दिया, मेरे नाम पे एफआईआर हो गया। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे एफआईआर नहीं होती है। पुलिस का काम क्या है अब बता दो। पुलिस का काम देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं दंगा न हो, शांति व्यवस्था भी बनाए रखना, दो पक्षों में विवाद न होना, कोई ऐसी विवादित बयान न देना, उसके लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और होता है सिक्योरिटी के लिए होता है, कहीं आपके साथ कोई लूट न हो जाए, कोई डाका न हो जाए, चोरी न हो जाए, उसके लिए 112 नंबर होता है, 100 नंबर होता है, इसके लिए सिक्योरिटी पर्पज से होता है। एक और पर्पज होता है यातायात पुलिस। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए, उसके लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि लोन लिए हैं किसी मैटर में नहीं ये, और उसके अलावा पुलिस का किसी भी मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो प्रोसेस है उसको समझिए, भ्रम में मत आइए। जैसे किसी ने रिश्वत ले लिया, कोई सरकारी कर्मचारी है, कुछ भी है, आपसे घूस लेते मांगे, आप रिश्वत ले गया तो आप थाने में जाके एफआईआर करने जाएंगे तो वहां नहीं होगा कि भाई मुझसे रिश्वत ले रहे हैं, क्या रहे हैं। उसके लिए हर के लिए संगठन बने हुए हैं। पुलिस नहीं पकड़ने आ रही, आपने रिश्वत लिया, आपको प्रमाण चाहिए, उसके लिए ईडी है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए है, संस्थाएं बनी हैं। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है वहां पे क्राइम करना, वहां पे जो क्राइम कर रहा है उसके लिए वहां पे व्यवस्था है, भ्रष्टाचार निवारण की व्यवस्था होती है। जैसे आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो थाने में एफआईआर कराने जाएंगे, ये बंदा है ये टैक्स चोरी कर रहा है, इसके बाद टैक्स नहीं दे रहा है। अरे ऐसा नहीं है, उनके लिए इनकम टैक्स बनी है, उसकी बॉडी बनी हुई है, उसका रोल अलग होता है, वो संस्थाएं अलग होती हैं, सबका काम अलग है। टैक्स की कोई चोरी कर रहा है तो एफआईआर थाने में थोड़ी कोई जाके लिखाएगा कि आपके नाम, उसके लिए इनकम टैक्स है, वहां से प्रोसेस होगी। संस्थाएं सबकी अलग अलग होती है। तो आप जान लीजिए, आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, या फिर बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। पेपर पे आप नोट करिए, क्योंकि जब अच्छा बताइए, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे आपके नाम पे एफआईआर होगा, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए। एफआईआर होगा लिखिए एफआईआर होगा, नहीं होगा तो एफआईआर नहीं होगा। क्योंकि मैं कमेंट्स बॉक्स में इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए। जब कोई टीचर पढ़ाता है किसी को, उसको कहता है ना रिटन में लिख करके पढ़ो, एक दो बार लिख लो, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मैं कमेंट में इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो, आप लिखे रहेंगे ना लोन के ईएमआई डिफॉल्ट होने एफआईआर नहीं होगा। कमेंट में लिखिए एफआईआर होगा कि नहीं होगा। जिसको लगता है एफआईआर होगा वो लिखिए एफआईआर होगा। और जो लोग भ्रम में भागे हैं, जो लोग कुछ गलत तरीके से, गलत लोग आपको इन्वॉल्व हो गए, गलत लोग आपके दिमाग में भर दिए हैं, जो कि क्या है मालूम ही नहीं, तो उनके लिए आप, उनके दिमाग में है तो लिखिए एफआईआर होगा, लिखिए हाँ होगा, नहीं होगा तो लिखिए नहीं होगा। तो मैं बता दे रहा हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। पुलिस को क्या पता, उसको क्या पता कि आपने कितनी ईएमआई डिफॉल्ट की है, कितना आपने लोन लिया, कितना एग्रीमेंट किया है भी कि नहीं किया है। तो इसके लिए पुलिस के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि पुलिस के पास पावर ही नहीं है, पुलिस आपको इस मैटर में बुलाए या फिर परेशान करे या फिर कुछ करे, आपको धमकी दे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, उधार लिए हैं तो सीधा आप किसी से लोन की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी से उधार भी लिए हैं, आप उधार भी लिए हैं तो क्या उस कंडीशन में थाने पे एफआईआर होगी? एफआईआर होगी? नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। नौकरी चली गई,
पुलिस में गए, बेरोजगार हो गए तो कहेंगे सर ये इन्होंने EMI नहीं दिया, इन्होंने मेरा पैसा नहीं दे पा रहा है, ये बेरोजगार हो गया, ये अपराधी है। लोन ना दे पाना अपराधी है? अपराध कर दिए क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? अपराध कर दिए तो अपराधी नहीं है, नहीं है तो आपके ऊपर पुलिस नहीं कुछ कर सकती। लेकिन रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आके बिना आई कार्ड के, होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस के बाद लिए है, नहीं हो लिए है, बिना ID कार्ड के आ गया है, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारपीट पे आमादा है, उस कंडीशन में आप पुलिस को जरूर बुला सकते हैं। आप बुला सकते हैं, आप उनके FIR करा सकते हैं कि लोन, अगर वो कहते हैं कि सर मैंने लोन भी लिया, मैं पुलिस की भी बुला लूं, मैं तो गलत हो जाऊंगा, तो ये जान लीजिए लोन लेना अपराध नहीं है। लोन लिया है कोई बात नहीं, सिविल का डिफॉल्ट है, लेकिन वो लोग आकर के ऐसी कृत्य कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं, तो वो अपराध में आता है। वो अपराध किस श्रेणी पे आता है? तो वो अपराधी है अगर ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं, गाली गलौज पे आमादा है, मारपीट पे आमादा है, तो इस कंडीशन में आप पुलिस को बुला सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए, कोर्ट में केस भी होता है ना, तो सिविल केस होता है। दो केस होते हैं, दो तरह के, सिविल केस, क्रिमिनल केस, दो तरह के केस होते हैं। सिविल केस वह केस जो दो लोगों के आपसी विवाद, जैसे पति पत्नी का विवाद है, कौन सा केस हुआ? सिविल का मैटर है। पति पत्नी का आपस का विवाद है, इसमें कोई जेल नहीं हो जाती तुरंत कि हाँ तलाक का केस कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी, नहीं नहीं, सिविल का डिफॉल्ट है। तलाक का केस, आपसी विवाद, सिविल का डिफॉल्ट है। कोई बात करके, या फिर जैसे आपने बैंक से, आप है बैंक है, लोन नहीं दे पा रहे हैं, अपराध नहीं किया, FIR नहीं होगा, सिविल का डिफॉल्ट, सिविल का मैटर है, इसको सिविल का मैटर है। बैंक आप अपराधी नहीं, अपराध नहीं हो जाएगा, आपको जेल नहीं होगी। पहले अगर ये करना भी है, केस भी करते हैं, तो केस में वेरिफिकेशन होगा, लोन लिया है नहीं लिया है, चेक बाउंस हुआ है, ECS बाउंस हुआ है तो बाउंसिंग का देखा जाएगा, मेमो आएगा, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, जेन्युइन है, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्मन आएगा, आपको बुलावा पत्र, सम्मन मतलब बुलावा पत्र रजिस्टर्ड डाक से आएगा कि हाँ आपको बुलाया जा रहा है, वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये सब प्रक्रिया होती है। और एक क्रिमिनल केस तो होता है, क्रिमिनल होता है जैसे कोई मर्डर हो गया, रेप हो गया, छिनौती हो गया, डकैती हो गया, ये सब केस आते हैं। तो ये सब सिविल का जो मैटर होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। सिविल में डायरेक्ट कोई FIR या जेल नहीं होती, जेल का प्रावधान नहीं है इस मैटर में। आपसी समझौता है सिविल के बाद, उसके बाद साक्ष्य होता है, सबूत होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद लोक अदालत में समझौता होता है। बैंक का ही ज्यादातर केस होता है लोक अदालत में निपटाने के लिए। और आप कहीं नोट कर लीजिए, कोई भी बैंक हो, NBFC हो, किसी भी दशा में आपको थाने पर FIR दर्ज नहीं करा सकती है। कोर्ट में जाएंगे, अगर इनको कुछ करना है, ECS बाउंस का केस करना है या 138 का केस करना है, तो ये कोर्ट में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस के बाद वेरीफाई होगा, सब कुछ जो प्रोसेस है, फिर आपको सब कुछ हो जाने के लिए आप अपनी पक्ष को लेंगे, अपनी पक्ष को बताएंगे, उसके बाद आपकी पक्ष सुनने के लिए बुलावा पत्र, सम्मन इशू होगा। तो एक सम्मन होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके सम्मन इशू होते हैं, वारंट होते हैं, BW होते हैं, प्रक्रियाएं चलती है। उसके बाद सेटलमेंट होता, आप आएंगे, बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, लोक अदालत लगता है, लोक अदालत में समझौता होता है, आपसी समझौता होता है, सेटलमेंट होता है, जेल जाना नहीं होता है। सेम 138 चेक बाउंस के केस में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के केस में सेम डे बेल होती है। आप जिस दिन जाएंगे उस दिन बेल होती है, सेम डे होती है। और एक भी आपको बहुत गुड न्यूज देने वाला हूं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अगर होती है और जूम मीटिंग पे आपको बुलाया जाता है कि आपसे जूम मीटिंग किया जाएगा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का, तो उसको खारिज करने का एक ब्रह्मास्त्र जान लीजिए। अब अभी तक तो ऑब्जेक्शन देते थे, ऑब्जेक्शन दीजिए, लेकिन एक काम और करिए, जूम मीटिंग अटेंड करिए और उसमें 8 पॉइंट मैं आपके नोट कराऊंगा। आज तो इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूं, 8 पॉइंट नोट कराऊंगा जो आपको आर्बिट्रेटर से पूछने हैं जूम मीटिंग में। आपको आर्बिट्रेटर से पूछने हैं जूम मीटिंग में, 8 पॉइंट आप पूछ दीजिए। उसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो जूम मीटिंग या गूगल से या चैट से जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता है, तो उसमें वो आपका 100% खारिज होगा।
आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधानों का फुलफिल होना जरूरी है। तो 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उस 8 पॉइंट जो हमारे क्लाइंट होंगे उनको मैं बता भी चुका हूं, उनको ऑब्जेक्शन लेटर भी दिया हूं, ऑब्जेक्शन लेटर में सब चीज मेंशन है। और जो लोग जानना चाहते हैं सर वो 8 पॉइंट क्या है, तो उसको आप अपनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का नोटिस हमें भेज दीजिए, उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या क्या बात करनी है, जो मीटिंग अटेंड करना है तो कैसे करना है, उसमें क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। आपको पॉइंट नोट करा दिए जाएंगे, वही पॉइंट आपको पूछ लेना है। आप अपने सोल आर्बिट्रेटर से पूछ लीजिए। जो प्रक्रियाएं होती, देखिए आपको उतनी नॉलेज नहीं है, आप एक एडवोकेट नहीं है, हमारे पास तो हम लोग का ये पेशा है, तो मुझे मालूम है किसमें क्या है, किसमें क्या डोज देना है, किसमें क्या प्रक्रिया करनी है, आर्बिट्रेशन में क्या हो सकता है, यहाँ कहाँ पे वो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी कमियां निकालना है, उनकी कमियों को पकड़ना है और कैसे उनको जवाब देना है। इस पूरी पॉइंट को आपको नोट करा देंगे। उसके बाद आप उसको प्रोसेस को करिए, आपका आर्बिट्रेशन कैंसिल। और उसके बाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग होती है, मैं आपको रूलिंग प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस रूलिंग का हवाला दे सकते हैं। आप अपने एडवोकेट पूरा, अब देखिए आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आप ही को बुलाया जाएगा, आपके एडवोकेट को नहीं वहां बुलाया जाएगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया आपको खुद अपना एडवोकेट बनना पड़ेगा। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि नॉलेज क्या है, किस चीज में क्या लेना है, क्योंकि देखिए आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आपके साथ हो रही है, आपको जूम मीटिंग पे अटेंड करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहां पे तो आप ही जवाब देंगे, आपके एडवोकेट वहां पे नहीं आके करेंगे। तो इसलिए आपको क्या जवाब देना है मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा दूंगा, बढ़ा दूंगा, बता दूंगा, उसको आप पूछ करके आप अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से। और आपके अंदर का डर निकला कि नहीं निकला वो कमेंट्स में लिख दीजिए। और कुछ लोग जो व्यूज पाने के लिए और वीडियो पे व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ गलत तरीके से कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो आप उनसे बचिए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यदि आप हमारे क्लाइंट हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि वीडियो पे मैं आपको सब कुछ बता रखा हूँ, और उसके बाद आप हमारे क्लाइंट हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली हमसे बात हो जाएगी। किसी प्रकार की नोटिस आए तो एक फाइल आप मेंटेन करिए, उसमें रिकॉल नोटिस आ रही है उसका जवाब देना, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 के नोटिस, या 138 चेक बाउंस का नोटिस, या फिर कोई भी हो कोर्ट का नोटिस हो, 138 का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, 13(2) का हो, 13(4) का हो, डीएम साहब का हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।